नाज़रीन, प्रोग्राम कॉलम निगार के साथ मैं हूं आपका आज का मेज़बान खालिद चौधरी। वैसे तो इस वक्त पूरे ख़ित्ते की जो सूरत हाल है वो कोई नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है और इस पूरे ख़ित्ते में अमन की जो सूरत हाल है वो कोई नॉर्मल हालात में नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से हालात हैं। लेकिन पूरे ख़ित्ते में वो इस तरफ तो ध्यान जा रहा है कि हथियार कैसे जमा करने हैं और ख़ुद को फ़ौजी तौर पे या अस्करी तौर पे कितना मजबूत करना है। लेकिन ख़ित्ते में किसी को भी अपने अरबों और करोड़ों अवाम का ये ख्याल नहीं है कि हम वो करोड़ों लोग जो ख़त गुरबत से नीचे जा रहे हैं और मज़ीद जा रहे हैं उनको कैसे ऊपर लाएंगे। तो आज मुख्तलिफ टॉपिक हैं, उन पे बात करेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं वैसे तो मतलब ये तो अब रवायती जुमले हो गए ना कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अपने अपने काम के हवाले से ये वाकई आप सब इनको इस प्रोग्राम में देखते रहते हैं और आप इनसे बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ हैं कि कौन क्या किस सोच का किस सतह पे बात करता है। मेरे दाएं जानब जनाब ज़ाबिर सईद बदर साहब, मेरे बाएं जानब जनाब अफजाल रेहान साहब और उनके साथ मुनव्वर अंजुम साहब। देखिए, आज हम इसकी इब्तिदा ऐसे करेंगे कि आज 6 सितंबर है। 1965 में पहले कश्मीर में जो सूरत हाल बनी, वहाँ पे कश्मीर के बॉर्डर पे और कश्मीर के अंदर जो एक हलचल हुई वो कैसे हुई वो तो तारीख का हिस्सा है। लेकिन फिर एक लम्हा ऐसे आ गया कि इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमला कर दिया। तो वो भी उसको कहते तो हम जंग है, लेकिन मैं उसे जंग नहीं समझता, इसलिए कि जंग जो है जिसे वॉर कहते हैं वो गालबन इस खित्ते के लोगों ने देखी नहीं है। वॉर थी वर्ल्ड वार 1 की, वर्ल्ड वार 2 की, वो वॉर्स थी जिस पे करोड़ों लोग जो थे वो मारे गए थे। और वो जंग ऐसी होती थी कि जब जहाज़ बड़े शहरों पे जाके बमबारी करते थे तो 100 150 जहाज़ जो था बजट वक्त जाके वो लंदन पे या बर्लिन पे या पेरिस पे वो जाके बम्बार्डमेंट करता था, जिसके नतीजे में कोई बिल्डिंग, कोई सड़क, कोई तामीर जो थी वो सलामत नहीं रहती थी। उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि 65 की जो जंग थी वो दोनों अतराफ ने एक बड़ी शराफत से जंग लड़ी थी। वो शराफत से मैं इसलिए कहूँगा कि दोनों ने एक दूसरे की आर्मी इंस्टॉलेशन पे तो हवाई हमले ज़रूर किए, लेकिन दोनों तरफ से सिविलियंस पे बम्बार्डमेंट नहीं हुई थी, जो कि एक अच्छा जेस्चर था। और वो भी जंग 17 दिन रही और फिर ये तारीख का हिस्सा है कैसे वो यूएनओ में जाके रोकी गई और कैसे फिर रशिया के शहर, तब जब सोवियत यूनियन होता था, वहाँ ताशकंद में जाके जो मुआहदा ताशकंद हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। तो आज पूरी कौम जो है उसे यौम दिफा के नाम से मना रही है। तो मैं सबसे पहले ज़ाबिर सईद साहब आपसे इस बात पे बात करूँगा कि ये जो 6 सितंबर की जंग थी और उससे पहले आपको याद होगा एक झड़प हो चुकी थी मई में, तो उसके क्या असरात इस खित्ते पे हुए और आज हम उसके नतीजे में कहाँ खड़े। बजा फरमाया आपने सर। इसमें देखिए, इसमें जो आपने खुद ही फरमाया है कि जंग तो इस खित्ते के लोगों ने देखी नहीं। पहली जंग अजीम है, दूसरी जंग अजीम है, लेकिन 65 की जंग है, इसको हम जंग कहते हैं। ये एक कामयाब दिफा कह सकते हैं हम इसे, कि हमने एक दिफा किया था उस वक्त लाहौर के महाज पे या जहाँ जहाँ ये मामला छिड़े थे। लेकिन ये है कि इसके साइकोलॉजिकली और ख़ास तौर पे सोशल जो इम्पैक्ट है इस रीजन पे वो बहुत खौफनाक है। उसके असरात आज भी ये खित्ता भुगत रहा है। 1965 से पहले हमारे दरमियान में, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में 47 से जो एक तब्दीली हुई, माइग्रेशन हुई या 2 मुल्क बन गए, लेकिन उससे ये हुआ कि अभी इतनी नफ़रत जो है वो लोगों में डेवलप नहीं हुई थी या एहसास भी नहीं पैदा हुआ था इस हद तक।
1965 की जंग जो है उसने कैटेगोरिक एक चेंज लेके आती है, सोशल चेंज लेके आती है। अगर हम एज ए सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब्दीली लेके आती है। उसके बाद देखें उससे पहले फिल्में कितनी आम हम देखते थे, जो पुराने लोग हैं इंडियन फिल्में पाकिस्तान में चलती थी, इस तरह सब होता था। उसके बाद एक ऐसी उनकी मूवीज़ में भी ऐसा एलिमेंट आ गया कि पाकिस्तान से जंग का एलिमेंट आया और हमारे दरमियान में ये चीज़ आई और सकाफती तौर पे, नफसियाती तौर पे, सियासी तौर पे इस खत्ते में एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है जो 1965 की जो जंग है उसकी वजह से हुआ। तो ये बहुत गहरे असरात हैं जो उसके बाद 71 के वाक़यात हुए, उसके बाद कारगिल के वाक़यात तक सिलसिला चल रहा है और अब तो ये इंतहा पसंदी दोनों रीजन्स में, इंडिया पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम लोग असल पाकिस्तान भारत का जो क़याम था उसके मकासद जो भी थे, जैसे भी थे, ख़ासतौर मसला कश्मीर जो अंग्रेज़ पैदा कर गया और उसके असरात अब इस हद तक ज़्यादा हो चुके हैं कि अब तीसरी जो आलमी जंग है उसका ख़तरा जो है आलमी माहिरीन जो है वो देख रहे हैं। तो इसके असरात ये 1965 की जंग जो है कह सकते हैं कि आगाज़ था इस इलाके में, पाकिस्तान इंडिया में ख़ास तौर पे नफ़रत की सियासत का, नफ़रत की सकाफत का आगाज़ हुआ है। अफजाल साहब आप ये देखें कि 47 में दोनों तरफ से जिस तरह एक दूसरे खून रेजी की गई और मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे वो दोनों अतराफ में मारे गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि इतनी खून रेजी होने के बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि दोनों तरफ लोग आना जाना शुरू हुए और वो कुछ ही अरसे के बाद लोग उस खून रेजी को भुला के वो आगे बढ़ने की नीयत से, मतलब अमृतसर में हॉकी मैच हुए, लाहौर में भी हुए और दोनों अतराफ लोग आए और एक दूसरे को वेलकम कहा। वो 47 की जो तलखियाँ थी वो उस तरह से भुला चुके हुए थे और फिर उसमें एक कल्चरल एक्सचेंज भी था, फिल्मों का भी, दूसरा भी। लेकिन जब ये 65 की वॉर आई है तो उसमें भी आप देखें कि ड्यूरिंग वॉर ये जो सियालकोट का महाज था, यहाँ पे एक जर्नल अब्दुल अली मलक वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे थे, तो अचानक दरमियान में उनको बदल के याजा खान को लाया गया। तो इस सारी सूरत हाल को और ये बदलते हुए जो सिनारियो हुआ, आप उसे कैसे देखते हैं? लेकिन सबसे पहले बात ये कि जैसे अभी बदर साहब ने भी कहा, मैं भी अर्ज़ करूँगा कि 47 की जो तलखियाँ थी बिलाशुबा वो बड़ी तकलीफ दे थी। पार्टीशन हो गई लेकिन उसमें आबादियों का इनखला तो कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो हमने जिस तरह से वहशत दिखाई दोनों अतराफ से, तो उसमें इंसानों को जिस तरह मारा गया है, मैं उसका कभी आज तक नहीं समझ पाया कि इसका मैं इतने खून का, इतने कत्लों का, इतने तबाहियों का किसको ये जाता है क्रेडिट, किसकी वजह से ये हुआ। बारकैफ फिर जो 48 की जो कश्मीर पे जंग हुई वो भी एक लिमिटेड थी, उसका दोनों खित्तों पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि 65 में हमने, क्योंकि 48 की जंग में जो हमने वो घुस बैठिए कहूँ या मुजाहिदीन कहूँ, जो भी वो गए थे उनको यानी आगे से कोई मज़ामत नहीं आई, वो सीधे आए, बल्कि उनको थोड़ी हैरत हुई इंडियन को कि आर्मी या फोर्सेस को कि ये क्या बात है, कोई चाल तो नहीं है पाकिस्तान की, कोई हमें मज़ामत के लिए नहीं आ रहा, कि ये तो नहीं कि हम घुस जाएं और बाद में कुचले जाएं। वो खुद रुके हैं, जब वो रुके हैं तो तब हमने तैयारी की और हमने जो जवाबी कार्रवाई की। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेस हमेशा पाकिस्तान और इंडिया में मैंने अब तक जो देखा है वो बनता रहा कश्मीर। तो कश्मीर वहीं का वहीं पड़ा है, हम लड़ के क्या से क्या हो गए हैं। बाकी 41 के दर अपने जो भी उसके लंबी चौड़ी कहानियां हैं, हमने क्या किया, क्या कोताहियां हमसे हुई, क्या ज्यादतियां हमसे हुई, बंगालियों के साथ क्या हमने सलूक किया। तो जो सलूक इस तरह का जब अपने अवाम को इस तरह कुचला जाता है तो फिर रावत साहब फिर सब कुछ होता है। तो जो साहब ये सारे दर्दनाक कहानी है। लेकिन एक चीज आपकी बड़ी अच्छी मुझे लगी, आपने जो कहा ना कि हमने सिविलियन आबादियों को पाकिस्तान ने भी अवॉइड किया हिट करने से और इंडिया ने भी किया, ये वाकई एक अच्छा पहलू है। और खुदा करे कि हम इतना मजीद संभल जाएं कि आइंदा के लिए, अब तो एटमी ताकतें हैं, तो इस तरह की चीज, खौफनाक चीज पैदा ना हो। देखिए आप ये देखें कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 65 का, उसमें एक शख्सियत ऐसी थी जिसने जाके सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो।
वो कहते हैं कि वो जो तकरीर है उनकी 65 वाली, वो यूएनओ की जो चंद टॉप की बेहतरीन तकरीरें हैं उनमें वो एक शामिल है। और उसी तकरीर से उसी दिन जुल्फकार अली भुट्टो का फ्यूचर तय हो गया था, उसकी पॉपुलैरिटी का। जी, इस पे आप बात करें। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो 65 की जंग है ना, वो किसी न किसी आलमी साजिश का हिस्सा भी थी। कुछ कुव्वतें ऐसी इन्वॉल्व थी कि जो इस मुल्क में अमन और चैन से लोगों को जीना नहीं देना चाहते। 18 साल बाद ये जंग मुसल्लत की गई, मैं समझता हूँ। मतलब 47 से लेके 65 में ये जंग हुई और दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेमाद मुसल्लत की इंडिया ने की, दोनों ने की मुसल्लत। और उसने में किसी की कहने भी हमने अभी हमारे कहा कि वो यहाँ पे नहीं, यहाँ तक तो वो आगे थे ना, अपना फ्लैट तक तो वो कहते हैं कि फ्लैट तक वो पहुंच गए थे, तो वहां से जहाँ से वो मुड़े हैं। इसको अगर दूसरे एंगल से लें, जो 62 की वार हुई थी इंडिया चाइना में, इंडिया चाइना में, अगर उस वक्त पाकिस्तान, उस वक्त जितनी बेहतर इनकी एयरफोर्स थी और जो इनकी आर्मी की सूरत हाल थी, अगर उस वक्त पाकिस्तान तब कश्मीर पे हमला करता तो शायद कश्मीर हम ले लेते, लेकिन उसके बजाय हमने जवाबन ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट की इंडिया को ऑफर दी थी। तो ये भी तो तारीख का हिस्सा है। खालिद साहब, एक बात मैं यहाँ अर्ज करूँगा कि हिस्ट्री में जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको भी बात समझ में आती है। देखिए, दुश्मन को जब मारना हो ना, उस वक्त मारे जब वो कमज़ोर हो, फाइनेंशियली कमज़ोर हो, इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर हो, उसके जो है वो सोशली कमज़ोर हो, उसके अंदर जमहूरियत कमज़ोर हो। बेहतरीन टाइम अगर था, बेहतरीन जब टाइम था ना, मैं बताने लगा, बेहतरीन जो टाइम था ना, वो था 86 का। 86 में इंडिया 86 से 88 के दरमियान। बात कंप्लीट कर लेते, बात कंप्लीट। 62 से बेहतर पोजीशन कभी नहीं हो सकता था। मैं वही आ रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त चाहते तो कश्मीर ले सकते। अच्छा, उसके बाद अगर मौका आया तो वो आया जबकि इंडिया के पास, इंडिया की अपनी इकोनॉमिक्स बताती है तो उससे इंडिया के पास $1 बिलियन था। उस वक्त जो है उनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत इंतहाई कम थी। उस वक्त ये चाहते, ज़िया-उल हक चाहता तो इंडिया पे, कश्मीर पे हमला करके बड़ा, और वो असम में लड़ रहे थे, 1 लाख फौज उनकी श्रीलंका में जंग लड़ रही थी। सो उनके अंदर खुद उनके कई शहरों में डिप्लोमेसी थी 86 में हुई। देखे उस वक्त अगर चाहते तो ये हो सकता नहीं, लेकिन देखे मेरी बात सुने, ये कहना आसान है कि 86 पे हमला करते। 86 पे आप खड़े कहाँ थे? आप अफगानिस्तान में इन्वॉल्व थे। पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ रहा था अफगानिस्तान में, और मेरा ख्याल है ज़िया-उल हक अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था। नहीं, वो दोनों ही अपनी सर्वाइवल की जंग पे थे। देखे, पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ रहा था, लेकिन वो आज आप उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। भाई बात सुने, जेनेवा अकॉर्ड कब होता है? 88 में हुआ, 87 में, ये 87 में। हाँ, तो 86 में नहीं हो सकता था। आप जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे वो आपको इजाजत देते। हाँ, 62 में आप ऐसी पोजीशन में थे, तब आप पे इतना किसी का दबाव भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फाइनेंशियली आप उनसे बहुत आगे थे। आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी पाकिस्तान की इंडिया के मुकाबले में बहुत बेहतर थी। आपकी करेंसी मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब 40 रुपए में 100 रुपया इंडिया तब आ जाया करता था। आपकी इतनी बेहतर पोजीशन थी। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? 7 अरब पे। वो उस बात वो कहाँ खड़े? 416 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं। उस बात को छोड़ दो, लेकिन ये एक चीज बताती है कि तब हम जमहूरी तौर पे तो आगे नहीं थे। जमहूरी तौर पे तब भी इंडिया ही आगे था, लेकिन हालात ऐसे आपको मिल गए थे कि अगर 62 में आप कोशिश करते तो आप कश्मीर ले सकते थे। उसके बाद फिर कभी भी नहीं आया। वो बताती है कि वो इस मुल्क को, जो बंदा छुट्टियों में बॉम्बे के घर में जाने का सोचे तो जाहिर है वो एक सिक्योरिटी स्टेट का तो वो नजरिया लेके नहीं चला हुआ। बिल्कुल, वो एक वेलफेयर स्टेट के जिसमें गरीब को उसकी गुर्बत कम हो, वो इंसान जो खते गुर्बत से नीचे हैं उनको ऊपर लाया जाए। ये था बुनियादी मकसद जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का। लेकिन हमने इस मुल्क को
सोशल और वेलफेयर स्टेट बनाने के बजाय हमने इसे सिक्योरिटी स्टेट बना दिया, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो 6 सितंबर का ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा और हर साल आएगा, इसको वो कहेंगे हम जीते थे, आप कहेंगे आप हम जीते हैं। पेश करना चाहिए जी। जो फौजी शहीद हुए थे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। देखिए हर कौम के अपने शहीद होते हैं, वो हर काम अपने शहीदों को सारा। साहब अभी आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि कायदे आजम का ये विजन था या ख्याल था कि मैं छुट्टियां उधर गुजारा करूंगा बम्बे में जाके, ये और पाकिस्तान और के इंडिया के साथ रिलेशन ऐसे ही होंगे जैसे अमेरिका और कनाडा के। कितनी बड़ी बात है। और यही तासर मुझे गांधी जी से भी मिलता है कि उन्होंने कहा कि मैं लोगों को इधर से लेके उधर जाऊंगा ऐसे, और वो जो 55 करोड़ जो पैसा दबाया हुआ था इंडिया ने, गांधी जी ने कहा वो पैसे दिए जाए। वो शख्स ने मौत को गले लगा लिया लेकिन पाकिस्तान को पैसे दिलवा के। यानी आप देखें कि हमारे जो कायदीन थे खित्ते के, वो ये बिल्कुल जंगों का नहीं सोचते थे कि हमने ना जिन्ना साहब ने सोचा ना गांधी जी ने सोचा। ये तो बाद के लोगों ने पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा दिया। भट्टो शिमला मुआहदा करने के लिए इंदिरा के साथ जब गया है, शिमला में बड़ा अच्छा रोल है। बेसिकली तो अमन मुआहदा था ना, देखिए ना, बिल्कुल वेलफेयर करे, आए मिलकर इंदिरा गांधी का और जुल्फिकार भुट्टो का शिमला में मिलना और जो शायद तय हुई है, जिस तरह उन्होंने अपने इलाका छुड़ाया, अपने फौजी छुड़ाए। हैरान है लोग, थिंक टैंक्स इंडिया के हैरान है कि भुट्टो की पर्सनैलिटी इतनी किस्मेटिक थी कि इंदिरा गांधी जैसी खातून दब गई और वो शरायत भी मान ली जो पॉसिबल नजर नहीं आ रही। देखिए शायद उसमें लोगों ने हमेशा अच्छा रोल अदा किया। उसमें क्रेडिट जिसको जो जाता है वो देना चाहिए। अगर उसने ये बात समझ उसको आगे जो भुट्टो से समझाना चाहता था कि आओ मिलके हम खित्ते से गुर्बत को दूर करें, जहालत को दूर करें, लोगों को सेहत की सहूलतें दें, उन्हें तालीम की सहूलतें दें, तो ये कोई ऐसी मतलब बड़ी बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात है कि आज मोदी की ये बात कह रहे हैं। नहीं वो लेकिन अमल नहीं कर रहा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। इस पे बात करते हुए भी अंदर से दिल दुखता है, हिलता है कि आज कश्मीर में 33वां दिन है और वो लोग घरों में मैसूर बैठे हैं। वहाँ 8-9 लाख इंडियन फोर्स जो है वो मौजूद है और वो घरों के अंदर ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना उनको दूध मिल सकता है। वो खुराक कहाँ से उनको मिल आती होगी, क्योंकि जब रास्ते बंद है, सप्लाई लाइन कहाँ से, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जब ये कर्फ्यू उठेगा तो पता लगेगा कि पता नहीं कितने हज़ार बच्चे बीमार और इस किस्म के जो हैं वो ज़िंदगी भूख से बहुत हो गए, हार गए हैं। तो इसमें आप ये बताएं कि आखिर ऐसा मतलब मेरा तो एक बड़ा इस पे क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें इसे एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं बनाना चाहिए। ये जो है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन और फ्रीडम फाइटर की बात है जी। इसमें ना मज़हब का कोई ताल्लुक है ना कुछ। वो फ्रीडम फाइटर है, वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी जैसे भी हैं, वो कश्मीरियों की जंग है। उसे कश्मीरियों की जंग रहने दे। उसे ये ना कहें कि हम फ़लाँ को फ़लाँ बनाएंगे, फ़लाँ को फ़लाँ बनाएंगे। कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, कश्मीर की आज़ादी के लिए हम उनके साथ चलेंगे। इस पर आप क्या कहें? ये सर बिल्कुल ऐसा ही है। अभी BBC ने एक रिपोर्ट दी है, कल आई है और आज सारे पेपर्स में भी फ्लैश हुई है। एमनेस्टी का भी रिपोर्ट आई है कि वहाँ तमाम मेडिसिन ख़त्म हो चुकी हैं। और जो असल ख़तरनाक बात यह है, जो परसों एक रिपोर्ट आई है कि RSS के 3000 जो बंदे हैं ट्रेंड, वो तलवारें और खंजर लेके उन्होंने वहाँ गए हैं, श्रीनगर पहुँचे हैं। और आप सोचें, और दूसरी बात यह है कि तमाम मीडिया पे इस वक्त तो पता बैन है, वहाँ जो सोशल मीडिया वो भी बंद है। लेकिन BBC ने जो आपको याद होगा जब ये मोदी ने सारा किया, 4 दिन बाद जब BBC ने रिपोर्ट दी, उसने सबसे पहले बुलेट्स को दिखाया BBC ने। और BBC ही मुसलसल अभी जो इसे अभी कल की रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उसने दिखाया कि खून है, गलियों में बुरा हाल है, मेडिसिन ख़त्म हो चुकी हैं, खाने को है कुछ नहीं है, हॉस्पिटल्स बंद हैं, डॉक्टर्स को जाने से मना कर दिया गया है। वहाँ जो हालात हैं, यानी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते वहाँ क्या हालात हैं।
اور ہم جسٹ نعرے لگا رہے ہیں یا ادھر سے نعرے لگا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا. یہاں پہ جو ایک کمرشل مجبوری ہوتی ہے جی جی تو ایک کمرشل بریک، تو کمرشل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین ہم بات کر رہے تھے کشمیر پہ، تو کشمیر میں ایک چیز تو ہوئی ہے کہ اس ساری صورتحال میں مودی جس رستے پہ چل پڑا ہے ہم اس رستے کے نتائج دیکھ چکے ہوئے ہیں. وہ مذہبی انتہا پسندی، ہم نے بڑی مشکلوں سے اس پہ قابو پایا ہے، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ مودی کے یہ جو اقدامات ہیں یہ دوبارہ سے پورے خطے میں پھر ایک مذہبی انتہا پسندی پیدا کرے گی، جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو اقلیت میں ہیں اور وہ جب بند گلی میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا، پھر وہ بھی انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے. اس وقت دیکھیں کہ میانمار میں بھی ایسی انتہا پسندی کی طرف چلا ہوا ہے. انڈیا تو خاص طور پہ ملک کو جس طرف لے کے جا رہا ہے وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ چند لاکھ یا چند ہزار لوگ ہیں اقلیتوں کے، وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ وہاں پہ وہ اقلیتوں کا نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن وہ ایسی مذہبی انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں گے کہ جس میں پورا خطہ ہی جو ہے اس کا امن برباد ہو جائے گا. اس کا شاید اس کے نتیجے میں ہم ایسی جنگوں کی طرف چلے جائیں جس میں نہ کوئی ونر ہوگا نہ کوئی لوزر ہوگا. افضال صاحب آپ. بالکل جی، اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، دیکھیں وہ دو قومی نظریہ جو ہم نے اس سے کچھ زور کم کیا ہے، تو دو قومی نظریہ کے محافظ آج کل انڈیا میں مودی صاحب بن گئے ہیں. تو انہوں نے وہ دیکھیں مذہب کی بنیاد پہ ان کی اپروچ یہ نہیں تھی انڈیا کی، ان کا آئین جو ہے سیکولر آئین ہے. لیکن اس وقت جو پوزیشن بنی ہے، ابھی انجم صاحب کہہ رہے تھے کہ حملہ اس وقت کرنا چاہیے جب دشمن کی اکانومی کمزور ہو، جب ان کے اندر سیاسی خلفشار ہو، جب ان کے لیڈر جیلوں میں گئے ہوئے ہوں. کیوں انجم صاحب؟ تو مودی صاحب نے لگتا ہے یہ چیزیں دیکھ لی کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں سیاسی طور پر خلفشار ہے، بڑی پارٹیوں کی قیادت جیلوں میں ہے، اکانومی کا برا حال ہے. یعنی یہ ساری چیزیں دیکھ کے انہوں نے اپنے تئیں، میں مطلب اس کو جسٹی اللہ معاف کر نہیں کر رہا، انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا یہ بہترین حالات ہیں کہ اپنا جو کرنا ہے وہ کر دکھایا جائے. کیونکہ یہ ایجنڈا ان کا یہ نہیں کوئی چھپا ہوا تھا. انہوں نے اپنے منشور میں جو انتخابی ان کا ہوتا ہے جہاں الیکشن کمپین میں بھرپور دونوں کمپینوں میں خالد صاحب انہوں نے اس کا ان کا مینیفیسٹو کہ کہا تھا کہ ہم نے، اور اس کی ایک میں چونکہ ان کے لیڈروں کے سب چیزوں کو سنتا رہتا ہوں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹیررزم کی بربادیاں ہو رہی ہیں یہ ساری اس بات سے جڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے یہ جو 370 نہرو صاحب ڈال گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ہمارا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہم سے الگ ہے. اور وہ چونکہ کسی کو جب اتنی آپ نے رکھی ہوئی پوزیشن تو لہذا دوسرے غیروں کو بھی موقع ملتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جڑا ہوا ہے، اس کو کیوں نہ کاٹ کے الگ کر دیا جائے. تو وہ تھوڑے جڑے کو انہوں نے کہا کہ پورا جڑا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ ساری یعنی چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور میں خاص طور پر خالد چودھری صاحب سے یہ کہوں گا کہ ہمیں اس پہ بھی کبھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ کشمیر کا آخری حل کیا ہے. کیونکہ یہ جو بات ہے کہ ہم ٹیررزم بھیج کے یا اپنے خود وہ گھس بیٹھیے جو بھی، اب یہ تو مان گئے کہ ہم نے اب یہ نہیں کرنا ہے، جو پہلے کیے ہیں ان کا ہمیں الٹا نقصان پہنچا ہے. آج وہی جو لیڈر بنے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے وہ شدت پسند، ہم نے ان کی تنظیموں کو کالعدم قرار دے دیا ہے. تو بالکل یہ بات ہے کہ اس میں کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے وہ کشمیریوں کی ہونی چاہیے، اس میں یہ قطعی طور پہ مذہبی یا جہادی پیغام نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جہاد کے پیغام سے دنیا جو خوفزدہ ہو چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جہاد کے لبادے میں کہیں دہشت گردی کا نیا ریلا تو نہیں آ رہا. اور اسی چیز کو انڈیا نے ہمارے خلاف استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ عالمی سطح پہ ہمارا کیس کمزور ہے، ہم جتنے مرضی ان پہ الزامات لگائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ یو این اے میں یا نہ عالمی طاقتوں میں اور سب سے بڑھ کے امہ میں، ابھی آپ کو معلوم ہے عرب شہزادے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ خدا را کشمیر کو مسلم امہ کے مسئلے سے نہ جوڑیں، یہ امہ کا مسئلہ نہیں ہے. سعودیہ کے فارن منسٹر آئے تو بھائی ہر ملک کے، آپ مجھے یہ بتائیں جب نہر سویز پہ حملہ ہوا تھا تو پاکستان نے کیا پالیسی اختیار کی تھی؟ وہ پرائم منسٹر نے کہا تھا نا کہ عرب 0+0+0 ہیں. تب تو ہم نے نہر سویز پہ ان کی
हमायत नहीं की थी। नहीं की। तो ये अपने अपने मुल्क की पॉलिसीज होती हैं। क्योंकि नासिर इस के पे ताल्लुकात थे ना उधर नेहरू साहब के साथ, नहीं, उसके सोवियत यूनियन के साथ सोवियत ताल्लुकात यूनियन थे के ना। साथ। आप चूंकि अमेरिकन ब्लॉक में थे, आप अफोर्ड नहीं कर को पुलिस की तरफ किसी ने तवज्जो दी नहीं है, सिर्फ ये दी है कि थाना मेरे कंट्रोल च रहेगा तो मैं इलाके का चौधरी है, मेरे कंट्रोल से पुलिस का एसपी रहेगा तो मैं इलाके का चौधरी है। क्योंकि तो उन्होंने ब्रिटिश पुलिस ऐसी नहीं थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल पुलिस थी। थोड़ा मैं भी अफजाल, जहाँ पे मैं आपसे एक बात करूँ जी जी कि पाकिस्तान बन गया, प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहा है, अकबर नामी उसको गोली मारता है, जी हाँ। और उसी कातिल को वही बजाय बात उसको है। गिरफ्तार करने के जो गोली मारता है, उसको कितनी तरक्कियां मिली और वो कहाँ तक गया आपको याद ही होगा। तो ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया पुलिस पे, और इस पे देखे कि तब से अब तक बहुत दफ़ा बहुत सी रिफॉर्म्स रिपोर्ट्स भी बनी और उसमें बहुत शानदार किस्म की रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने उस पर अमल नहीं किया। जो भी पॉलिटिकल हुकूमत आई है, पॉलिटिकल जो डिक्टेटर होता है उसने तो, चूँकि उसके पास तो उसकी बेस नहीं होती, उसका बेस तो बंदूक और डंडा होता है, वो तो पुलिस को इस्तेमाल करता है, वो तो समझ आती है इसलिए कि उसके पास पॉपुलर वोट नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिकल हुकूमतें आती हैं और वहाँ पे वो MP और MLA अपने इलाकों में अपने थानेदार लगवा के और अपना, उसका नतीजा ये होता है कि जब एक हुकूमत आती है तो उसके दूसरे लोगों के साथ जुल्म होता है, जब दूसरे आ जाते हैं इक़्तिदार में तो फिर बाकियों के साथ। उसका फिर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो पुलिस वाले जो दोनों तरफ के काम कर रहे होते हैं, उसमें फिर अपने माफिया बनाते हैं, उसमें वो कब्जा भी गिरी भी करते हैं, वो जुए खाने भी चलाते हैं, वो काबा खाने भी चलाते हैं। पुलिस का आखिर महकमे में कोई ऐसी खराबी गौर हम करें, अभी कहा जा रहा था कि वो बदमाश किस्म के लोगों को भर्ती करवा दिया जाता है। मैं कहता हूँ शरीफ से लोगों को भर्ती करवाएं, वो देखें, वो भी कुछ अर्से के बाद कुछ चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। क्या वजह आखिर वहाँ कल्चर में क्या, उसमें बिल्कुल ये ठीक बात है कि उनका मिसयूज किया जाता है। अफजाल, मैं एक इंटरप्ट करूंगा आपको। एक्चुअली आप देखें, ये कहा गया था ना कि इनकी तनख्वाहें बढ़ा दो तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो इसलिए ठीक नहीं होंगे कि जो आपने बेपनाह इख्तियारात दे दिए हैं, एक हवालदार को भी, एक ASI को, अगर उसका ग्रेड देखें तो शायद 6वां 7वां ग्रेड बनता होगा, लेकिन उसके पास जो पावर होती है, आप उसकी सिपाही की 50,000 रुपया महीना तनख्वाह बना दें, 1 लाख रुपया बना दें, उस SHO की 5 लाख रुपया तनख्वाह हो, लेकिन जो इख्तियारात उसके पास हैं, अगर वो एक केस में उसको 10 लाख रुपया मिल रहा है तो वो कैसे उसको इग्नोर कर सकता है। इसलिए ये जो पावर्स हैं, इनमें कुछ इस तरह की अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कुछ इस तरह के चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वो उसमें कोई इख्तियारात में कोई अमलदारी हो जो उसको चेक कर सके। इस पर ट्रेनिंग में कुछ है, ट्रेनिंग में भी कमी है। मैं समझता हूँ कि इनकी अच्छी, देखिए तहजीब, वो पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, इनको यानी वो ह्यूमैनिटी का, इन चीजों का, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 2 तबकों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, एक पुलिस वाले और दूसरे मौलवी साहबान। इनको इतनी बड़ी अथॉरिटी है, उनको छोड़ा हुआ है। अफजाल, चूंकि मुझे कहा गया कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो जाने से पहले कल एक बहुत बड़े आर्टिस्ट आबुदी, जो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त भी था, पिछली सदी के आखिरी दहाई में 90s के मिड में, हसन निसार माल्टाउन रहता था, तो इसके घर में शाम को मैं, हसन निसार, आबद अली, तनवीर अब्बास नकवी और 1-2 दोस्त, रोज़ाना हमारी महफिलें लगती थी। और वो वहाँ पे लगता था कि वो एक्टर से ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल था, वो पढ़ा लिखा, उसको शायरी अदब पे उस पर था। कल वो चला गया है, बहुत ही एक मतलब बहुत अजीम आर्टिस्ट भी वो कमाल का था। और उसके साथ साथ एक और हमारे दोस्त हैं
इस वक्त मैं समझता हूँ कि पंजाबी के पाकिस्तान में सबसे बड़े शायर हैं जिनकी आज बर्थडे है, उनका नाम है बाबा नजमी। पिछले दिनों वो गए हुए थे कनाडा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी आवभगत जो की वो सिखों ने की। वो 1.5 महीना उन्होंने आने नहीं दिया, पूरे कनाडा में वो उनकी वो दावतें और ये वो और उनका पंजाबी का कलाम। तो अल्लाह बाबा नजमी से ये भी है कि वो मज़हब के बारे में बड़े ही मुतवाज़न राय रखते हैं और बड़े लिबरल हैं। सारे सिखों में बहुत लिबरल, हिंदू बहुत लिबरल, जहाँ गीता भी होनी चाहिए। इंडिया में उनका मुजस्समा बनाया गया है। इनकी ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि वो सिर्फ सारे मजहबों का एहतराम। बस यही कहेंगे कि आबद अली, हम तुम्हारे जहाँ भी हो हमेशा तुम्हें याद करेंगे, और बाबा नजमी अल्लाह तुम्हें सेहत के साथ दराजी उम्र दे। नाजरीन, आज इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह इसी ये प्रोग्राम मंडे को फिर आपकी खिदमत में होगा।